सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 29 नवंबर। और आज हम सभी 29 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों, इसी के साथ हम लोग 28 नवंबर के भी करंट अफेयर्स के प्रश्नों को इसी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। क्योंकि साथियों, पिछले 3 दिनों से क्या है कि आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आ रही थी, जिसमें से दोस्तों मैंने आपको कल 26 और 27 नवंबर के जो करंट अफेयर्स के प्रश्न थे ये कवर करा दिए थे। उसके बाद खाली आप लोगों के 28 नवंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्न छोड़ रहे थे, वो हम लोग आज की क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। इसीलिए साथियों, मैंने आज रिवीजन का सेशन भी नहीं रखा है, क्योंकि आज प्रश्नों की जो संख्या है ये थोड़ी ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ ही। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा और आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत का पहला जो हरित हाइड्रोजन ईंधन केंद्र है, इसका उद्घाटन अभी कहाँ पर किया गया है। तो पहले तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन का आंसर जान लीजिए। इसका जो उद्घाटन है ये अभी लद्दाख के लेह के अंदर किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए साथियों, जो अमरा राजा कंपनी है, इसने भी एनटीपीसी लिमिटेड के लिए लद्दाख के लेह में भारत का पहला जो हरित हाइड्रोजन ईंधन केंद्र है इसको पूरा किया है। और इसका उद्घाटन किया किसने है? तो हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्री, नाम है जिनका मनोहर लाल। ये जो दोस्तों परियोजना है ये लगभग 2 वर्षों में बनकर तैयार हुई है। और कितने मीटर की ऊंचाई पर? तो 3400 मीटर की ऊंचाई पर। इस केंद्र की जो उत्पादन क्षमता है ये प्रतिदिन 80 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन की है। और ये केंद्र दोस्तों करेगा क्या? तो लेह और उसके आसपास उत्सर्जन मुक्त परिवहन को सुगम बनाएगा, जिससे भारत क्या है कि हरित गतिशीलता में अग्रणी होगा। बात करते साथ हम लोग अमरा राजा के बारे में। तो इसकी जो स्थापना ये 1985 के अंदर हुई थी। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति के अंदर। और इसके दोस्तों संस्थापक कौन थे? तो रामचंद्र नायडू गल्ला। अब आज के हम लोग दूसरे क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। आज का साथियों आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये पुरस्कार से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ है, इसके द्वारा भी 2024 का जो रोचडेल पायनियर पुरस्कार है ये भी किसने जीता है। ये जीत लिया दोस्तों उदय शंकर अवस्थी ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। डी के साथ ये जो उदय शंकर अवस्थी है ये इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव जो लिमिटेड है यानी कि इफको, इसी के प्रबंध निदेशक हैं। और इनको भी 2024 का प्रतिष्ठित जो रोचडेल पायनियर प्रो अवार्ड है ये प्रदान किया गया है। और ये नाम दोस्तों इसलिए भी इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि जो श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इन्हीं के बाद ये पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय भी बने हैं। अच्छा, ये पुरस्कार डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कब दिया गया था? तो वर्ष 2001 के अंदर। और ये पुरस्कार प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो रोचडेल पायनियर अवार्ड इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के द्वारा। और इस पुरस्कार की शुरुआत को हुई थी तो वर्ष 2000 के अंदर। अब बात करते साथियों हम लोग तीसरे प्रश्न के बारे में। तो आज का तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा और जो कि अभ्यास से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारत और सिंगापुर के बीच में जो द्विपक्षीय अभ्यास है जिसका नाम है अग्नि वॉरियर, इसका जो आयोजन है यह भी कहाँ पर किया जा रहा है। तो ये जो साथी भारत और सिंगापुर के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास है जिसका नाम है अग्नि वॉरियर, ये हर साल आयोजित किया जाता है भारत और सिंगापुर के बीच में। और इस बार इसका जो आयोजन है ये देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज महाराष्ट्र के अंदर किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, आयोजन कब से लेकर कब तक किया जा रहा है? तो 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। इस स्थान में आप लोगों को बता चुका हूँ, देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज जो कि आर्टिलरी स्कूल का हिस्सा है और स्थित कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के अंदर। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो भारत की जो आर्टिलरी इकाइयां हैं और सिंगापुर सशस्त्र बलों, इनके बीच पेशेवर सैन्य बातचीत को बढ़ाना
और ये दोस्तों जो अभ्यास है ये नई दिल्ली में छठे भारत जो सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता है इसी के बाद हुआ है, जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के जो रक्षा मंत्री थे जिनका नाम डॉक्टर एन एंग हैन, इन्हीं ने किया है। वैसे तो दोस्तों भारत और सिंगापुर के बीच में क्या है कि तीन युद्धाभ्यास आयोजित किए जाते हैं। मैं आपको तीनों के तीनों बता देता हूँ। एक तो पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अग्नि वॉरियर। अन्य दो और कौन कौन से हैं? तो अन्य दो और याद रखिएगा आप लोग। एक और किया जाता है साथियों भारत और सिंगापुर के बीच में, जिसका नाम है बोल्ड क्रूचित, जो कि हवाई अभ्यास है। और तीसरा मैंने अभी आपको पिछले महीने पढ़ाया अक्टूबर में कि अभी भारत और सिंगापुर के बीच में जो द्विपक्षीय अभ्यास है जिसका नाम है सिम्बेक्स। इस बार इसका 31वां संस्करण था, जो कि 23 से लेकर 29 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया था। तो याद रखिएगा। अब आज का आप लोग चौथा क्वेश्चन देखिए। आज का चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा और आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने भी रूस और यूक्रेन के लिए जो विशेष दूत है इसके रूप में किसे नामित किया है? ये नामित किया सकते जनरल कीथ केलॉग को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथियों आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है जनरल कीथ केलॉग, और इनको भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने भी रूस और यूक्रेन के लिए सेवानिवृत्त जो पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है जिनका नाम है कीथ केलॉग, इनको विशेष दूत के रूप में नामित किया है। अच्छा साथियों ये करेंगे क्या? तो रूस और यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता को स्थापित करेंगे, क्योंकि साथियों यूक्रेन में जो संघर्ष है ये फरवरी 2022 से जारी है, जो कि एक महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दा बना हुआ है। और ट्रंप ने साथियों अपने कार्यकाल के पहले ही दिन युद्ध को समाप्त करने की कसम भी खाई थी। तो ये उसी का एक हिस्सा है। बात करते हैं हम लोग अमेरिका के बारे में। तो अभी यहाँ के 47वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। राजधानी आप सभी जानते हैं जो कि वॉशिंगटन डीसी, और मुद्रा भी आप लोगों को पता ही है जो कि डॉलर चलती है। अब आज का आप लोग पांचवा प्रश्न देखिए। आज का पांचवा क्वेश्चन स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई 2024 में जो फॉर्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप है इसका जो खिताब है यह भी किसने जीता है? ये खिताब जीत लिया साथियों मैक्स वर्स्टैपेन ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथियों मैक्स वर्स्टैपेन है इन लोगों ने लगातार चौथी बार इस खिताब को अपने नाम किया है। और मैक्स वर्स्टैपेन की बात करें तो रेड बुल टीम के ड्राइवर हैं और इनका संबंध किस देश से है? तो नीदरलैंड से। और इसी के साथ साथ फॉर्मूला 1 इतिहास में ये ऐसे छठे ड्राइवर हैं जिन्होंने लगातार 4 या उससे ज़्यादा बार ये चैंपियनशिप अपने नाम की है। खाली साथ ही दो ही ऐसे फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैं जिन्होंने इसे 7 बार जीता है। एक तो जर्मनी के माइकल शूमाकर और दूसरे ब्रिटिश जो ड्राइवर है जिनका नाम है लुइस हैमिल्टन, इन्होंने 7 बार ये चैंपियनशिप जीती है। अब आज का हम लोग छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो छठवां क्वेश्चन है आपका ये फेस्टिवल से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो साध्य विद्या महोत्सव है इसका जो आयोजन है ये किस राज्य में किया गया है? इस फेस्टिवल का दोस्तों जो आयोजन है ये हर साल किया जाता है। और कहाँ पर? तो तमिलनाडु के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल दोस्तों जो तमिलनाडु है यहाँ पर जो चोल सम्राट के राजा थे जिनका नाम है चोल प्रथम, इन्हीं की जयंती के प्रत्येक वर्ष ये साध्य विद्या महोत्सव के रूप में मनाई जाती है। और ये जो साथियों महोत्सव है ये तमिल महीने में बात करें तो अप्पासी महीने में मनाया जाता है, जिसे कैलेंडर के हिसाब से देखें तो अक्टूबर माह के मध्य या फिर नवंबर माह के मध्य तक मनाया जाता है। इस महोत्सव का यदि प्रमुख केंद्र पूछे ये कहाँ पर है तो तंजौर के अंदर जो बृहदेश्वर मंदिर है यहीं पर इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर आप लोग 2 प्रश्न और याद रखेंगे, दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं। यदि आप लोगों से पूछे कि चोल वंश की स्थापना किसने की थी तो विजयालय चोल ने, और इसकी राजधानी भी पूछी गई है। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तो तंजावुर। अब आज का आप लोग 7वां प्रश्न देखिए। अच्छा साथियों मैं तमिलनाडु के पहले आप लोगों को 4 फेस्टिवल बता देता हूँ जिनमें से साथियों 2 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और दोनों के दोनों पूछे गए हैं। एक तो जल्लीकट्टू फेस्टिवल, ये कई बार पूछा गया है। दूसरा जो पोंगल त्यौहार है ये भी दोस्तों कई बार पूछा गया है। और जो कार्तिकेय दीपम त्यौहार है
यह भी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखिएगा। और एक आप लोग और याद रखिएगा, चित्तराय महोत्सव, ये भी तमिलनाडु के अंदर ही मनाया जाता है। अब आज के हम लोग 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। आज का आपका जो 7वां क्वेश्चन है ये ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ जो क्लाइमेट चेंज है, इसकी डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का जो ग्लोबल एम्बेसडर है, यह भी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये साथी पंजाबी रैपर है, नाम है जिनका शुभ। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी जो पंजाबी रैपर है शुभ, इनको भी संयुक्त राष्ट्र ने जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसी की डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल एम्बेसडर चुना है। बात करते साथियों यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि है। इस संधि को 9 मई 1992 को अपनाया गया था और 3 से लेकर 14 जून 1992 को ब्राजील का जो रियो डी जेनेरियो है, यहाँ पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए इसे खोला गया था। और यदि आप लोगों से पूछे कि भारत इसका हिस्सा कब बना था, तो याद रखेंगे 1993 के अंदर। वर्तमान में इस कन्वेंशन में कितने पक्ष हैं, तो 198। अब ये साथी ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित क्वेश्चन है, तो याद करिए साथियों, मैंने अभी आपको रिसेंटली 2 ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाए थे। एक तो मैंने आपको पढ़ाया था जो ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है ये किसे बनाया था, तो अभिनेता जैकी श्रॉफ को। दूसरा मैंने आप लोगों को ब्रांड एम्बेसडर पढ़ाया था कि भाई थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसे बनाया गया था, तो अभिनेता सोनू सूद को। अब आज का आप लोग 8वां प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आपका जो 8वां प्रश्न है ये राजदूत से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो दिनेश भाटिया है यह भी किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? ये बन चुके साथियों ब्राजील देश के अंदर। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों पहले ये जो दिनेश भाटिया है ये अर्जेंटीना के अंदर भारत के राजदूत थे, लेकिन अभी इनको क्या है कि ब्राजील में भारत का राजदूत नियुक्त कर दिया है। और इसके अलावा साथियों नाइजीरिया में जो भारत के उच्चायुक्त थे जिनका नाम है जी बाला सुब्रमण्यम, इनको नाइजीरिया से हटाकर मालदीव के अंदर भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नामित कर दिया है, तो ये भी याद रखिएगा। बात करते पहले हम लोग ब्राजील के बारे में, तो ये साथियों आपको जो जितना भी पार्ट दिखाई दे रहा है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, जिसमें से आप लोग खाली आप लोग ग्रीन पार्ट देखोगे ये आप लोगों को ब्राजील दिखाई देगा, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा देश है। ब्राजील की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये ब्राजीलिया। मुद्रा के चलते यहाँ पर तो ब्राजीलियाई रियाल। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो लुला दा सिल्वा। अब ये दोस्तों राजदूत से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये मैंने आपको अभी रिसेंटली पढ़ा है। जैसे कि जो सीबी जॉर्ज है ये जापान के अंदर भारत के राजदूत बने थे। रूस में बात करें तो विनय कुमार है भारत के। म्यांमार में अभय ठाकुर है। और इटली के अंदर कौन है, तो वाणी राव। अब देखिए आप लोग आज का 9वां प्रश्न। आज का 9वां प्रश्न भी साथियों आपका लोगों का महत्वपूर्ण है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कभी किस भारतीय पहलवान को जो नाडा है यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके द्वारा 4 साल का निलंबन दिया गया है? तो अभी साथियों जो पहलवान है बजरंग पुनिया, इन पर नाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो राष्ट्रीय साथी डोपिंग रोधी एजेंसी है यानी कि नाडा, इसने भी 10 मार्च को राष्ट्रीय चयन ट्रायल के दौरान नमूना देने से इनकार करने पर जो पहलवान है बजरंग पुनिया, इन पर 4 साल का निलंबन लगाया है। और बजरंग पुनिया को साथियों इस घटना के बाद जो विश्व कुश्ती महासंघ है इसने भी निलंबन कर दिया है। बात करते हैं हम लोग बजरंग पुनिया के बारे में, तो इनको साथियों 2020 के जो ओलंपिक थे टोक्यो के अंदर, इसमें इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। अब बात करते हैं हम लोग नाडा के बारे में यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में। इसकी जो स्थापना है 24 नवंबर 2005 के अंदर हुई थी। मुख्यालय पूछिए तो नई दिल्ली के अंदर है। महानिदेशक इसके वर्तमान में कौन है, तो आशीष भार्गव। और इसका दोस्तों विजन क्या है, तो भारत में डोप मुक्त वातावरण बनाना। यदि आप लोगों से पूछे कि नाडा किस मंत्रालय के तहत काम करता है, तो युवा कार्य और खेल मंत्रालय के तहत। और दोस्तों अभी आप लोगों को याद हो तो मैंने अभी आपको नाडा से एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि नो योर जो मेडिसिन ऐप है ये किसने लॉन्च किया था, तो नाडा ने।
अब देखिए आज का आप लोग 10वां क्वेश्चन। आज का 10वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि 25वां जो हॉर्नबिल महोत्सव है इसके लिए भी किन देशों को आधिकारिक भागीदार देश घोषित किया है। तो दोस्तों जो 25वां हॉर्नबिल महोत्सव है इसके लिए भी दो देशों को आधिकारिक भागीदार देश के रूप में घोषित किया है, जिसमें से एक देश का नाम है जापान और दूसरे का नाम है वेल्स। तो सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथ ही जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये हर साल नागालैंड के अंदर मनाया जाता है और मैंने आपको कई बार बताया जो कि 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है कोहिमा के अंदर। हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, नागालैंड का प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है। और इसी के साथ दोस्तों एक क्वेश्चन और याद रखिएगा क्योंकि कई बार कंफ्यूज करता है हॉर्नबिल फेस्टिवल और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल में। तो याद रखिएगा जो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये तो मनाया जाता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर, लेकिन यदि आप लोगों से सिंपल पूछे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल तो याद रखेंगे आप लोग ये नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है नागालैंड के अंदर। अब आज का 11वां क्वेश्चन देखिए आप लोग। आज का जो 11वां क्वेश्चन है ये समिट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट है इसका इस बार जो 12वां संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो इस बार साथियों इसका जो आयोजन है ये काजीरंगा असम के अंदर किया है। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और इसका साथियों जो 12वां संस्करण है ये 27 से लेकर 29 नवंबर तक किया गया है और भारत सरकार के जो पर्यटन मंत्रालय है इसी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ये साथियों अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन मार्ट है ये भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है इनकी पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किया है और इसमें भारत के जो पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं इन्होंने भाग लिया है, जो कि कौन कौन से हैं तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। इन 8 के 8 राज्यों ने इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट में भाग लिया है। बात करते हैं दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो यहाँ से साथ ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है जो कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस एग्जाम में पूछा है। तो देखिए साथी पहले तो आप लोग याद रखिएगा जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम के गोलाघाट और नागांव जिले में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है। और ये क्वेश्चन साथी दूसरा वाला एग्जाम में पूछा गया था और ये पूछा गया था SSC CHSL 20 अक्टूबर 2020 को शिफ्ट 30 के अंदर पूछा गया था जो काजीरंगा को आरक्षित वन है ये कब नामित किया गया था। तो याद रखें दोस्तों एग्जैक्ट डेट ये 1908 के अंदर किया गया था और एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब आज का आप लोग 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी 2024 में जो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है ये कहाँ पर आयोजित की गई है। तो ये दोस्तों आयोजित की गई है बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी जो कि लखनऊ के अंदर है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों 2024 में जो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है यह भी 26 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है यहाँ पर जो बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी है यहीं पर आयोजित की गई जानी है। और इस वार्षिक टूर्नामेंट में क्या है कि जो PV सिंधु है, लक्ष्य सेन और जो चिराग शेट्टी है इन शीर्ष भारतीय शटलर शामिल हुए थे। बात करते साथ हम लोग सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में। तो इसका जो नाम है ये प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी के नाम पर रखा गया है। और ये जो साथी टूर्नामेंट है ये प्रतिवर्ष लखनऊ में आयोजित होने वाला और इसमें दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ी क्या है कि भाग लेते हैं। जबकि साथियों इस आयोजन के लिए जो कुल पुरस्कार राशि है कितनी है तो $2,10,000 की। अब आज का 13वां क्वेश्चन देखिए। आज का 13वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि सेना परेड 2025 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा। तो इसका साथियों जो आयोजन है हर साल किया जाता है और 2025 के अंदर जो इसका आयोजन है ये महाराष्ट्र के पुणे के अंदर किया जाना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय सेना क्या है कि 15 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र का जो पुणे है यहाँ पर अपनी 2025 में सेना दिवस परेड आयोजित करेगी। क्योंकि साथियों 15 जनवरी 1949 को क्या है कि भारतीय जो जनरल है जिनका नाम है KM करियप्पा साहब, इन्होंने ब्रिटिश जनरल सर रॉय बूचरे से थल सेना अध्यक्ष का पदभार संभाला था। इसी घटना की याद में 15 जनवरी को भारत में सेना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बात करते साथ हम लोग
सेना दिवस के रोटेशन के बारे में, तो इससे पहले बार 2030 के अंदर जो सेना दिवस परेड है, यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर आयोजित किया गया था। जबकि 2024 वाला कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर। और अब 2025 वाला आयोजित किया जाएगा महाराष्ट्र के पुणे के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय सेना के बारे में। तो साथियों, भारतीय सेना की जो स्थापना है, ये स्वतंत्रता से पहले पूछे तो 1 अप्रैल 1895 के अंदर हुई थी। जबकि स्वतंत्रता के बाद इसका गठन कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय सेना दिवस हर साल कब मनाया था, तो 15 जनवरी को। पहले भारतीय सेना अध्यक्ष पूछे तो जनरल के.एम. करियप्पा साहब बने थे। और वर्तमान में कौन है, भूपेंद्र द्विवेदी साहब। और ये दोस्तों और याद रखिएगा कि वर्तमान में जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ये कौन है, तो अनिल चौहान, जो कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है बिपिन रावत के बाद। अब आज का आप लोग 14वां क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भी जो टीचर रैप है, इसका जो अनावरण है, ये भी किसने किया है, तो ये किया भी साथियों हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने भी नई दिल्ली में जो टीचर ऐप है, इसका अनावरण किया है। और इसका साथियों उद्देश्य क्या है टीचर ऐप का, तो शिक्षकों को भविष्य के लिए तैयार, कौशल से लैस करके बाद में शिक्षा में क्रांति लाना। अब एक बार साथियों मैं को अन्य एप्लीकेशन के बारे में और बता देता हूँ। जैसे कि साथियों निर्माण पोर्टल की पूछी आप लोगों से, तो ये कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया था। संज्ञान ऐप पूछे तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया गया था। सारथी 2.0 ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था, यानी कि सेबी के द्वारा। और प्रवाह पोर्टल की पूछे तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसका अनावरण किया गया था। अब आज का आप लोग आखिरी क्वेश्चन देखिए, जो कि आज का आपका 15वां क्वेश्चन है। और ये भी साथियों महत्वपूर्ण है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस राज्य सरकार ने जो न्यू कॉटेज पॉलिसी है 2024 ये पेश की है। तो ऐसा करने वाले साथियों जो राज्य सरकार बनी है जिसने अभी न्यू कॉटेज पॉलिसी 2024 पेश की है, ये बनी अभी गुजरात सरकार। सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब इस प्रश्न के बारे में साथियों थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए साथियों, अभी गुजरात सरकार ने कहा है कि राज्य में कुटीर और ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो न्यू कॉटेज पॉलिसी है 2024 ये पेश की है। इस नीति का साथियों उद्देश्य क्या है, तो कारीगरों और उद्यमियों को ऋण और बाजार सहायता प्रदान करना। और ये साथियों 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी, जिससे इस अवधि के दौरान क्या है कि लगभग 12 लाख रोजगार सृजित होंगे। और इस पॉलिसी के साथ साथियों अधिकतम जो ऋण राशि है, ये पहले जो 8 लाख थी, इसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया, तो 25 लाख। योजना के तहत जो सब्सिडी थी, जो कि पहले 1.25 लाख थी, इसे बढ़ाकर अब कितना किया है, तो 3.75 लाख। और योजना के तहत जो हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगर हैं, इनके लिए साथियों पहले जो ऋण राशि थी ये 1 लाख थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया, तो 3 लाख। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। बात करते हैं हम लोग गुजरात के बारे में, तो राजधानी आप सभी जानते हैं जो कि गांधीनगर। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत। अब ये दोस्तों आप लोगों का आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, जो कि मैंने आपको कल ही पढ़ाया था करंट अफेयर्स की क्लास में, कि अभी किस भारतीय कंपनी ने गाना में जो टेमा मापाकदान स्टैंडर्ड गेज रेलवे लाइन है, इसका निर्माण किया है। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और आज में दोस्तों मैंने आपको 28 नवंबर के भी सारे के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न कवर करा दिए। अब हम मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही कल सुबह 4:30 बजे 30 नवंबर के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।